Very warm welcome to this YouTube channel, that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 3rd of Plant Physiology lecture series. I hope lecture number 1 and lecture number 2 are clear to you. lecture number 1 में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया था एंड वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस किया था। आई होप लेक्चर नंबर 1 और 2 आपको क्लियर है। तो आज प्लांट फिजियोलॉजी लेक्चर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3rd है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर का मूवमेंट प्लांट में। ठीक है, यानी कि वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। वाटर जो है वो प्लांट में कैसे मूव करता है। ठीक है, ये आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक होने वाला है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट अब जो आने वाले फर्दर कॉन्सेप्ट्स में लेके आऊंगी वहां पे अप्लाई होगा। तो मेक श्योर आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट और ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इन केस अगर आपने ऑस्मोसिस या वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आई रिकमेंड कि पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे स्विच करें, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट में एक क्लैरिटी हो। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वाटर का मूवमेंट। प्लांट में वाटर कैसे मूव करता है। यहाँ पे देखिए इस फिगर में, यहाँ पे आपको एक प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जहां पे ये है आपका रूट वाला एरिया एंड ये आपका एरियल पार्ट है प्लांट का। एरियल पार्ट कौन सा होता है? जो रूट पोर्शन से अबव वाला पोर्शन हो, जिसको हम बोलते हैं जो अबव द ग्राउंड हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। यहाँ पे देखिए आप वाटर जो है रूट वाले एरिया में डालते हैं। ठीक है, तो वो कैसे अपवर्ड वाले पोर्शन में या रूट वाले पोर्शन से एरियल पार्ट ऑफ पोर्शन में मूव कर जाता है। यहाँ देखिए वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी आप वाटर को कैसे मूव करा देते हो। अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर कैसे मूव करता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वाटर, न्यूट्रिएंट एंड photosynthetes are transported throughout the plant by plant root, stem and leaves। जो आपका जितना भी वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? रूट वाले एरिया में, क्योंकि आप वाटर को या न्यूट्रिएंट्स को रूट में डालते हैं। ठीक है, यानी कि रूट में कुछ ऐसा है कि रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट को, उस पर ट्रांसपोर्ट करता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में। एक चीज याद रखना, जो प्लांट सिस्टम है हमारा, प्लांट का जो पूरा रूट सिस्टम, शूट सिस्टम है या प्लांट है, उसके अंदर दो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, आपका जो जाइलम है वो हेल्प करता है वाटर और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट को या वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो होगा जाइलम के थ्रू। जाइलम एक टिश्यू है जो प्रेजेंट है प्लांट में। ठीक है, और अगर आपने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसका ट्रांसपोर्ट होगा फ्लोएम के थ्रू। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए द मेजर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट आर फ्लोएम एंड द जाइलम। वाटर पोटेंशियल, evapotranspiration and stomatal regulation influence how water and nutrients are transported in the plant। तो एग्जैक्टली कैसे वाटर मूव करता है, वहां पे क्या होता है, वाटर पोटेंशियल का, इवेपोट्रांसपिरेशन का एंड स्टोमेटल की ओपनिंग और क्लोजिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है हेल्प करेंगे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट के एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में। अब होता क्या है, देखिए आपने जो वाटर है वो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यानी कि रूट वाले एरिया में आपने वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। वाटर का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया यानी कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, यानी कि यहाँ पे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो गए एंड सॉल्यूट का कंटेंट यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वाटर ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल या पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो एरियल पार्ट है प्लांट का, वहां पे नेगेटिव वाटर पोटेंशियल डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर का अमाउंट कम है। इस वजह से ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जिस वजह से वाटर अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में मूव करता है। इसी वजह से जो है वाटर को आप डालते तो रूट वाले एरिया में है, पर हेल्प करता है वो पूरे प्लांट को ग्रो करने में।
यानी कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे मूव करता है, ग्रेडियंट के थ्रू मूव करता है। एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो है वाटर मूव करता है। होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी कि एग्जैक्टली वाटर की मूवमेंट होती कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि वाटर ऊपर मूव करता कैसे है, अगेंस्ट द ग्रेविटी चीज जाती कैसे है। होप इसका आंसर अब क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि ये होता कैसे है। ठीक है, ये प्रोसेस किन किन प्रोसेसेस के थ्रू वाटर का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो 3 पाथवेज है या 3 वेज है जिसके थ्रू वाटर मूव करता है। फर्स्ट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे यानी कि सिम्प्लास्ट पाथवे, सेकंड ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे एंड थर्ड है एपोप्लास्टिक पाथवे। ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, अभी आप इतना याद रखिए, सिम्प्लास्ट जहां पे आ गया, सिम्प्लास्ट का मतलब है कि प्लांट में जो सेल्स है उनके अंदर एंटर करके एक जंक्शन डेवलप करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। यानी कि अगर प्लांट ने सिम्प्लास्टिक पाथवे को ऑप्ट किया है ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये कुछ चैनल्स बनते हैं सेल के बीच में। एक सेल अगर दूसरे सेल से कनेक्टेड है तो यहाँ के बीच में एक चैनल बना है जिसके थ्रू वाटर मूव करेगा। तो उन चैनल्स के थ्रू अगर वाटर मूव कर रहा है या उस जंक्शन रादर टू से जंक्शन के थ्रू वाटर मूव कर रहा है तो हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे और प्लाज्मोडेस्माटा। और जो प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलेंगे, उस जंक्शन को हम बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पाथवे आपका आता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में आप क्या देखते हैं, वाटर चैनल्स के थ्रू मूव कर रहा है। कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या प्लांट की जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके ऊपर कुछ वाटर चैनल्स होते हैं जो पानी को अंदर आने में हेल्प करेंगे एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, यहाँ पे कोई जंक्शन जैसा काम नहीं होता। चैनल आपको पता है बंद हो जाते हैं या खुल जाते हैं, तो एक चैनल बनेगा जिससे वाटर एंटर करेगा एक सेल में, फिर दूसरे सेल में एंटर करेगा एक चैनल के थ्रू। यहाँ पे एक जंक्शन बनता है जो हमेशा एक बना हुआ है और वाटर को बस मूव करता जाएगा जंक्शन के थ्रू। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, जो वाटर है वो सेल के अंदर नहीं मूव करता, सेल के आउटसाइड पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पोरस सेल वॉल होती है उसके थ्रू मूव करता है। मोस्टली एपोप्लास्टिक पाथवे वो इनिशियली को ऑप्ट करता है, क्यों, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो आराम से लूजली पैक्ड होते हैं जिस वजह से वाटर आराम से वहां से मूव करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है। क्या है डेस्टिनेशन वाटर की, जाइलम। अल्टीमेटली हमने अभी वाटर को रूट वाले एरिया से यानी कि रूट के सेल्स से जाइलम टिश्यू तक पहुंचाना है। फिर जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वो खुद जो है एक प्रेशर डेवलप करके जाइलम जो है वाटर को अपने अपने पार्ट में पहुंचा देगा। ठीक है, अभी तक हमने देखना है कि वाटर को जाइलम तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक, ये देखिए, ये एक रूट सिस्टम का इंटरनल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये है एपिडर्मिस, ये एक रूट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आप देखिए इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऊपर एपिडर्मिस है, फिर कुछ लूजली पैक्ड सेल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद फिर एक अलाइंड सेल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। उसके बाद आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्रॉस करने के बाद जो है जाइलम आता है और उसके बाद फ्लोएम आता है। ठीक है, ये है एक सीक्वेंस। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि सीक्वेंस क्या है वाटर की मूवमेंट का, या सेल्स कैसे प्रेजेंट है रूट सिस्टम में। तो आपको याद रखना है, बाहर वाली साइड प्रेजेंट है एपिडर्मिस, इससे पहले आती है रूट कैप। यहाँ पे जो है रूट हेयर प्रेजेंट है, रूट हेयर में रूट कैप है। तो रूट हेयर अल्टीमेटली क्या करती है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करती है वाटर को। ठीक है, एपिडर्मिस की ही एक्सटेंशन होती है रूट हेयर। ये भी है कि रूट हेयर का ओरिजिन क्या है, तो रूट हेयर एपिडर्मिस सेल की ही ओरिजिन होती है, आपको ध्यान में रखना है। रूट हेयर से वाटर मूव करता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से मूव करेगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद जाएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद ये मूव करेगा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद अल्टीमेटली ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम यानी कि जाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जाइलम के ही पार्ट है, आप याद रख सकते हैं या आप नोटबुक में ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली जाइलम तक पहुंच गया।
आपको पता है जाइलम क्या है, एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो हेल्प करता है वाटर की ट्रांसपोर्ट में। जाइलम फिर हम नेक्स्ट आगे 2-3 थ्योरीज पढ़ेंगे जिससे जो है कैसे जाइलम मूव करता है वाटर को, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आप जाइलम तक ध्यान में रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल डायग्राम देखिए, ये है आपका फिर से ये है एपिडर्मिस सेल, ठीक है। एपिडर्मिस की ये एक्सटेंशन है रूट हेयर, ये रूट हेयर है। सबसे पहले रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, ठीक है। उसके बाद ये पहुंच गया कॉर्टेक्स में, ये जो लूजली पैक्ड सेल्स है इनको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे ये है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद ये है पेरिसाइकल, ये पेरिसाइकल वाला एरिया है जहां पे पेरिसाइकल में क्या प्रेजेंट है, आपके जाइलम प्रेजेंट है। ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर से दिखाया है ये जाइलम है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये कुछ फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जाइलम से फिर वाटर मूव कर जाएगा अपने अलग अलग पाथवे के थ्रू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन पाथवेज के थ्रू वाटर मूव करता है, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ठीक है। एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, ये देखिए, ये एक सेल को लेके चलते हैं अगर हम, तो सेल के अंदर वाटर नहीं मूव कर रहा, सेल वॉल से बाहर बाहर वाटर मूव कर रहा है, अंदर एंटर नहीं कर रहा है, और कहाँ जाके रुक रहा है, एंडोडर्मिस पे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिम्प्लास्टिक पाथवे को देखिए, ये जो पिंक कलर से दिखाया गया है ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है, जहां सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ से एक प्लाज्मोडेस्माटा चैनल बना होता है जिसके थ्रू सेल के अंदर इंटीरियर से वाटर मूव कर रहा है और एंडोडर्मिस को भी क्रॉस करके जाइलम तक पहुंच रहा है। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि एपोप्लास्टिक पाथवे जो लेता है प्लांट, वो एंडोडर्मिस पे रुक जा रहा है, यानी कि एंडोडर्मिस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एंडोडर्मिस के पास, एंडोडर्मिस के अंदर वाली साइड पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। बाहर वाली साइड कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जिस वजह से अब यहाँ एपोप्लास्टिक पाथवे जो वाटर मूव कर रहा है वो यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, यहाँ रुक जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप का क्या यहाँ पे मेजर रोल होता है, ये जितना भी पैथोजेंस होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये उसलिए होती है कि टॉक्सिक सब्सटेंस के अगर वाटर और न्यूट्रिएंट के साथ कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई पैथोजन आ रहा है तो वो उसकी एंट्री को ब्लॉक कर सके, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। लेकिन अल्टीमेटली कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर के ट्रांसपोर्ट को भी रोक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर को भी ये मूव नहीं करने दे रहा है अंदर। तो होता क्या है, इनिशियली प्लांट एपोप्लास्टिक पाथवे ऑप्ट करता है, ठीक है। पूरा एपोप्लास्टिक पाथवे कहाँ है, यहाँ देखिए, ये जो है ये सेल में, ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है ये सारा एपोप्लास्टिक पाथवे, यानी कि यहाँ सेल वॉल से वाटर मूव कर रहा है और कैस्पेरियन स्ट्रिप पे आके रुक जा रहा है, ठीक है। ये जितना भी आपको पोर्शन दिखाया गया है ये सेल के अंदर से जो मूवमेंट दिखाई गई है ये है सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कैसे होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। ये जो जंक्शन है दो सेल के बीच में, जंक्शन क्या होता है, तो दो सेल को कनेक्ट करे किसी जंक्शन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट के केस में, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ पे देखिए वाटर मूव कर रहा है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ, यानी कि सेल के अंदर पहले वाटर मूव कर रहा है और फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाइलम तक पहुंच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ बाहर से तो नहीं जा रहा। अब यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली वाटर जो है एपोप्लास्टिक पाथवे लेता है, यहाँ बाहर वाली साइड से जाता है और यहाँ जाके एंडोडर्मिस में आके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्टिक पाथवे की मूवमेंट ऑफ वाटर को रोक देती है, ठीक है। अब क्या ऑप्शन है, अब यहाँ पे क्या करेगा, वाटर यहाँ से मूव करता कर, ये एरो देखिए अंदर की तरफ आ गया, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो सिम्प्लास्टिक पाथवे ले रहा है। सिम्प्लास्टिक पाथवे से अब इसने ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप तो बाहर वाली साइड प्रेजेंट है ना, अब वाटर अंदर आ गया। अब सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू वाटर मूव किया पेरिसाइकल में। अब वाटर की मर्जी है कि वो दोबारा से सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू जाइलम तक पहुंचना चाहता है या वापस से फिर बाहर निकल के एपोप्लास्टिक पाथवे लेके जाइलम तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली ऑप्शन होती है कि वो स्टार्टिंग में ही या तो सिम्प्लास्टिक पाथवे ले ले, तो डायरेक्ट वो सेल टू सेल मूव कर जाएगा जाइलम तक,
या फिर क्या हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में एपोप्लास्टिक पाथवे ले ले, एपोप्लास्टिक पाथवे से मूव करे और जब एंडोडर्मिस में पहुंचे तो वापस थोड़ी देर के लिए सिम्प्लास्टिक पाथवे लेके फिर एपोप्लास्टिक पाथवे में जाके वापस जाइलम में पहुंच जाए। ठीक है, होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे कैसे मूवमेंट होती है। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाटर जाइलम तक हम पहुंचा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फर्दर हम 1 से 2 थ्योरीज पढ़ेंगे जहां पे कैसे एक प्रेशर डेवलप होता है और वाटर को फर्दर एरियल पार्ट में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैस्पेरियन स्ट्रिप का, बहुत मल्टीपल टाइम्स यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेके भी आई हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगी और उसी से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंट्रेंसेस में। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाटर की मूवमेंट को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। ये है आपके प्लांट, जो रूट, प्लांट में जो रूट है वहां का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये है सेल्स, ठीक है, जहां से वाटर मूव कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो पिंक वाला पोर्शन है, पिंक देखिए ये कौन सा पाथवे है, ये अब आप क्लियरली बता सकते हैं। सेल वॉल से मूवमेंट हो रही है तो ये कौन सा पाथवे होगा, एपोप्लास्टिक पाथवे है। ये जो पर्पल कलर का ये जो आपको सेल्स दिखाए हैं ये है एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस के ऊपर ये जो पर्पल पर्पल आपको पोर्शन दिख रहा है ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के जो पीछे जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए एपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर आ रहा था, यहाँ पे रुक गया है, क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है जो एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब प्लांट के पास क्या ऑप्शन है, वो वापस से सिम्प्लास्टिक पाथवे ले ले, सेल के अंदर एंटर कर गया प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये जो जंक्शन दिख रहे हैं आपको, ये जंक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इनके थ्रू वाटर मूव कर गया जाइलम के पास। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर को फर्दर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। होप इट्स क्लियर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये है सिम्प्लास्टिक पाथवे। हो सकता है प्लांट स्टार्टिंग से ही सिम्प्लास्टिक पाथवे ले ले, तो यानी कि इस तरीके से सिम्प्लास्ट के थ्रू ये मूव करेगा, चैनल के थ्रू, एक चैनल दूसरे चैनल के थ्रू मूव किया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लांट के अंदर आ गया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पीछे वाली साइड प्रेजेंट है, अंदर वाली साइड आपका वाटर मूव कर रहा है, पीछे वाली साइड कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेल के अंदर वाटर आ जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करेगा और जाइलम तक पहुंच जाएगा। होप आपको विजुअलाइज हो गया होगा कि एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक, मोस्टली हम एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को देखते हैं। सम केसेस में ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को भी देखा गया है, जहां चैनल के थ्रू वाटर मूवमेंट होती है, वहां पे भी कैस्पेरियन स्ट्रिप की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ठीक है, अब थोड़ा सा कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में पढ़ते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, एक बैंड लाइक थिकनिक है सेंटर ऑफ द रूट एंडोडर्मिस। रूट एंडोडर्मिस, रूट में जो पोर्शन है एक एंडोडर्मिस, वहां पे प्रेजेंट है एक बैंड लाइक थिकनिंग है, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में। ठीक है, ऑफ वेस्कुलर प्लांट। कॉम्पोजिशन क्या है, अब कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप में मोस्टली लिग्निन और सुब्रिन प्रेजेंट होता है, यानी कि वैक्सी सब्सटेंसेस है, एक वैक्सी कोटिंग है कैस्पेरियन स्ट्रिप की, जो किससे बनी होती है, लिग्निन या सुब्रिन की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है, इट इज इम्परवियस टू वाटर, यानी कि वाटर को मूव नहीं करने देगी, इम्परवियस है वाटर के लिए। सो कैन कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट थ्रू द एपोप्लास्टिक पाथवे, ताकि एपोप्लास्टिक पाथवे से ये वाटर के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सके, एपोप्लास्टिक पाथवे को मोस्टली ब्लॉक कर सके। ठीक है, द कैस्पेरियन स्ट्रिप फोर्सेस वाटर इनटू द सिम्प्लास्ट एट द रूट एंडोडर्मिस। अब ये क्लियर हो गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, फोर्स करती है वाटर की मूवमेंट को कि यहाँ पे अब कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, यहाँ से तुम पास नहीं कर सकते, अब प्लीज तुम सिम्प्लास्टिक पाथवे ऑप्ट कर लो। तो वाटर के ऊपर अब प्रेशर होता है कि अब उसको पास सिम्प्लास्टिक पाथवे ऑप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। इस वजह से वाटर जब कैस्पेरियन स्ट्रिप तक पहुंचता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे लेता है और उसके बाद जाइलम तक पहुंचता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज कंपोज्ड ऑफ सुब्रिन। सुब्रिन भी एक कंपोनेंट है जो कैस्पेरियन स्ट्रिप में प्रेजेंट होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बिगेन एज अ लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ फिनोलिक एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर, जिस वजह से ये इसकी जो कोटिंग होती है ये वैक्सी होती है और वाटर की मूवमेंट
को रोकती है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक जो एक ऐसा फोबिसिटी क्रिएट कर देते हैं जिससे वाटर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना, एज इट इज ये क्वेश्चंस में आई है, कैस्पेरियन स्ट्रिप इज एम्बेडेड विद इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल, ये तो क्लियर है, इन द नॉन ग्रोइंग रीजन ऑफ द रूट। कहाँ पे प्रेजेंट है कैस्पेरियन स्ट्रिप? नॉन ग्रोइंग रीजन ऑफ द रूट बिहाइंड द रूट टिप। रूट टिप के बाद जो एंडोडर्मिस में नॉन ग्रोइंग रीजन होता है वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप एम्बेडेड है। क्लियर? Casparian strips serve as a boundary layer separating the apoplast of the cortex from apoplast of the vascular tissue, यानी कि apoplastic pathway को block करना। Separation forces water and solute to pass through the plasmodesmata by a symplast, यानी कि water कैसे move करे या nutrient कैसे move कर सके, symplastic route। एक important function और add कर लीजिएगा, mostly Casparian strip help करती है कि toxic substance या कोई pathogen cross ना कर सके कैस्पेरियन स्ट्रिप को, या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जाइलम तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जाइलम तक पहुंच गया तो वही प्लांट में ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जिससे प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके के एक ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप का एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होना, ताकि एक फिल्ट्रेशन हो सके कि सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट का ही ट्रांसपोर्ट हो और किसी चीज का ट्रांसपोर्ट ना हो। ठीक है, होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या है? प्राइमरी फंक्शन कैस्पेरियन स्ट्रिप का, force water and mineral through the membrane of endodermal cell wall, prevent entry into the steel solely through the apoplast, provide regulation for water and mineral movement in the plant, all of above। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप का क्यों कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, ताकि प्रिवेंट कर सके एंट्री इन थ्रू द एपोप्लास्टिक पाथवे में। जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है वो है बी, ताकि एपोप्लास्टिक पाथवे से वो एंट्री को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ वाटर मिनरल मूवमेंट टू द प्लांट, ये भी हो सकता है, आप इसका ऑप्शन बी भी लेके चल सकते हैं, ऑल ऑफ अबव। मोस्टली हम इसको अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो वो है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, फोर्स करता है वाटर मिनरल थ्रू द एंडोडर्मल सेल वॉल, ताकि सेल के अंदर से मूव कर सके। एक तरीके से आप फंक्शन में भी इसको नोट कर लेना, प्रिवेंट करता है एंट्री इनटू द स्टील थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे, ये भी सेकंड फंक्शन है। प्रोवाइड करता है रेगुलेशन फॉर वाटर एंड मिनरल मूवमेंट इन द प्लांट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम आपको क्लियर है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट द अपडेट ऑफ द अपकमिंग वीडियोस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे कंटिन्यूशन में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पे जाइलम से आगे फर्दर प्लांट में कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So thank you so much for listening and see you in the next video. Thank you so much.